वेलकम आप सब लोगों का। पिछले क्लास में बिहार बोर्ड का 12th वालों का रिवीजन क्लास भेजा गया। आज जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड जो कि कॉमन ही है उसका रिवीजन क्लास जा रहा है। आप लोगों को केवल एक चीज़ इंश्योर करना है, वो ये है कि रिवीजन क्लास को सीरियसली आप अटेंड करो। रिवीजन क्लास में जितने क्वेश्चंस हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए है। केवल आपको तय कर लेना है कि आधा घंटा प्रतिदिन हम उसको स्टडी करें और स्टडी करके ये चेक करने की कोशिश करें कि कितने में हम कंफर्टेबल हैं और कितना हमको डाउट है। साथ में पर डे आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि भाई उसको आप लोग को 2 दिन में पूरा कर लेना है। कुछ क्वेश्चंस आज भी है उसको दिया जाएगा, आप लोग को केवल उसका ये ध्यान रखना, उसको तैयारी करते जाओ। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि इस 1 महीने के दायरे में आपके पिछले 10 महीने की जो तैयारी है उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं और यही आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो उसको सीरियसली अटेंड करें, हर क्लास अटेंड करें। और मैंने क्लास में भी इस बात को कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं कि अगर आपने प्रॉपरली रिवीजन खाली कर लिया और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया कि ये क्वेश्चन तैयार करो, ये रिपोर्ट बना लो, ये आर्टिकल चेक कर लो, तो आप श्योर रहो वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर एग्जामिनेशंस में वो लगभग 80% क्वेश्चंस नहीं आए तो मैं अगर आपके साथ कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँगा। तो आपको केवल ये तय करना है कि जितना रिवीजन हो उसको सीरियसली अटेंड करो और जो आपको टारगेट दिया जा रहा है उसको पूरा कर दे। आप तो पहले से तैयार हो ही, उसको खाली मतलब ब्रशअप करना है, रिवीजन करना है और उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और पूरा एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखो। कहा जाता है यथा मुंडे तथा पिंडे, जैसी खोपड़ी रहेगी वैसा ही एक्शन होगा आपका। इसलिए खोपड़ी को थोड़ा कूल रखो। यू हैव टू कीप योर सेल्फ कूल एंड काम लाइक ककम्बर। खीरे की तरह एकदम ठंडा रहो और आराम से तैयारी करो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसको लेकर के आपको कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है। चलो आज हम लोग रिवीजन क्लास के कुछ सेक्शंस को देखते हैं। क्या है सब तो स्टोरी सेक्शन से ही लिया गया, 2-3 क्वेश्चन पोएट्री सेक्शन से है। चूंकि अभी कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा तो हम लोग राइटिंग स्किल सेक्शन के भी ऑब्जेक्टिव को अगले क्लास से अटेंड करेंगे। शुरुआत है इसलिए थोड़ा कंफर्टेबली आपको लिया गया है ताकि आप अकबका ना जाओ, इसलिए थोड़ा सा आराम से आप लोग देखोगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज फ्रेंच आस्क्ड टू प्रिपेयर। What was French asked to prepare? प्रिपेयर मतलब क्या होता है, तैयार करना। फ्रेंच को क्या तैयार करने को कहा गया था। Many of the students may have some confusion in understanding this word asked. सर ये asked लिखा हुआ है, नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं ask मतलब क्या होता है, पूछना। तो यहाँ ask मतलब आप कह रहे हो कहना। तो याद होगा बैच में हमने कई बार इस चीज का जिक्र किया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस जब नरेशन का हम लोग चेक करते हैं तो उसमें आदेशात्मक ढंग से, जैसे अगर मैं कहूं मैं तुमसे कह रहा हूं यहां से जाओ, तो आई एम टेलिंग यू नहीं, या आई एम सेइंग टू यू नहीं, आई एम आस्किंग यू टू गो फ्रॉम हियर। आस्क जो होता है थोड़ा सा टफ, माने स्ट्रिक्ट होता है, कड़ाई से जब किसी को कोई काम करने के लिए कहा जाए तो एक इंस्ट्रक्शन को भी उधर आदेश को कहो, निर्देश को कहो, तो उसमें हम लोग से ना लगा करके आस्क लगाते हैं। तो व्हाट वाज फ्रेंच आस्क्ड टू प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब क्या होता है, तैयार करना। फ्रेंच को क्या तैयार करके आने को कहा गया था, कहानी में अच्छे से याद है। फ्रेंच को क्या तैयार करके आने के लिए कहा गया था, पार्टिसिपल्स, बी नंबर। पहला का जवाब है बी नंबर। दूसरा आते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ जिसको लोहार हम लोग कहते हैं, उस लोहार का नाम क्या था। कहानी में याद होगा कि French was getting late and he was in hurry. He was going hurriedly to his school. In the meantime, a blacksmith interrupted him and told him, "Why are you in so hurry? You have plenty of time to go to school." इसी बीच में जब वो हड़बड़ी में स्कूल जा रहा था, एक लोहार ने उसे रोका और उसने रोक करके उससे कहा, फ्रेंच इतनी हड़बड़ी में क्यों हो, तुम्हारे पास तो बहुत वक्त है स्कूल जाने का। यानी कि ही वॉज ट्राइंग टू मेक फन ऑफ हिम, वो उसका क्या कर रहा था, मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। एंड फ्रेंच न्यू दिस, फ्रेंच भी जान गया इस बात को
लेकिन उस ब्लैक स्मिथ का नाम था वास्टर। वास्टर, डी नंबर, दूसरा का डी। तीसरा देखते हैं, व्हाट वाज द कलर ऑफ द कैप दैट एम हैमल हैड पुट ऑन। पुट ऑन फ्रेजल वर्ब है जिसकी हिंदी होती है पहनना। तो एम हैमल ने किस कलर का कैप पहन रखा था? कहानी में याद है कि जब वो स्कूल जाता है तो उसमें ही ऑब्जर्व्स अ लॉट ऑफ चेंजेस इन हिज स्कूल। Among all those changes, one of the major changes was the dressing of Mr. M. Hamill. M. Hamill जो टीचर है उनका जो पहनावा है वो एक अनोखी माने एक अलग टाइप का बदलाव है। And he used to put on those things on special days like award ceremonies and different other happenings which used to happen in his school. अलग अलग घटनाएं जो उसके स्कूल में हुआ करती थी उस संदर्भ में केवल एम हैमल उन कपड़ों को पहना करते थे। तो आज वो पहन करके आए थे सिल्क का एक कैप और जिसका कलर था ब्लैक। तो उसके कैप का रंग क्या था? ब्लैक था। अगला देखते हैं, साहेब फैमिली हैड कम फ्रॉम विच सिटी। साहेब का परिवार किस शहर से आया था? अभी ये देश बड़ा ही चर्चा में है। आप सारे लोग अगर न्यूज से जुड़े रहते हो तो जानते हो कि साहब का परिवार बांग्लादेश से आया था और बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, स्पेसिफिक जगह का नाम दिया हुआ है, यानी कि इसका परिवार कहाँ से आया था? ढाका से आया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? साहिब आलम का मतलब क्या है? तो आपने स्टोरी में सुना है, साहिब आलम का मतलब होता है परम पिता परमेश्वर, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी। जो लेखक लेखिका लिखती हुई है अनीश जंग कि उसका नाम है ब्रह्मांड का स्वामी, यानी कि जो सब पर रहम करता है, लेकिन वो इतना गरीब है वो सबके रहमो करम पर जिंदा है। यानी कि नाम और हकीकत में एकदम कोई मेल है ही नहीं, दोनों एक दूसरे से विपरीत है। जैसे आप किसी को कहते हो धनराज और वो एकदम गरीब हो, तो ठीक उसी तरह इसका नाम था साहिब आलम और साहिब आलम की हिंदी होती है क्या? ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, डी नंबर होगा। अगला देखते हैं, हाउ मेनी रैग पिकर्स लिव एट सीमापुरी। रैग पिकर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं कूड़ा चुनने वाले। तो कितने लोग हैं सीमापुरी में जो कूड़ा चुनते हैं? उनकी संख्या 10,000 है, 10,000। तो 10,000 लोग हैं जो कि सीमापुरी में कचरा चुनते हैं, कूड़ा चुनते हैं। विच सिटी इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इंडिया के चूड़ी उद्योग, शीशा उद्योग, कांच उद्योग का जो सेंटर है वो एक शहर है और उस शहर का नाम है फिरोजाबाद, सी नंबर, फिरोजाबाद। आप देखोगे जितनी चूड़ियां आप खरीदते हो तो ज्यादातर चूड़ियों में प्रिंट में देखिएगा उसमें लिखा रहेगा फिरोजाबाद, मेड इन फिरोजाबाद। आगे देखते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर्क एट ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में कितने बच्चे काम करते हैं? तो कुल बच्चों की संख्या अप्रोक्सीमेशन में है, यानी कि लगभग कितना है? 20,000 है। 20,000 बच्चे वहां काम करते हैं। आगे है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल हु इज शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। उस लड़की का नाम क्या है जो मुकेश के घर पर क्या कर रही है? जो कांच है, जो चूड़ियां है, उसमें देखोगे चूड़ी में गांठ रहता है, उसको क्या करना होता है? जोड़ना होता है। तो वो जोड़ने का काम एक लड़की कर रही है और उस लड़की का नाम है सविता, छोटी सी बच्ची है। व्हाट डज साहब वांट टू बिकम। साहब क्या बनना चाहता है? तो साहब वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, डी नंबर, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अगला देखते हैं, टू विच एयरपोर्ट इज कमला दास गोइंग। किस एयरपोर्ट में, उस एयरपोर्ट का नाम बताओ जहां कमला दास अपने मां के साथ जा रही है। यद्यपि मां जाएंगी नहीं, उनको केवल विदा करने जा रही है। तो उस एयरपोर्ट का नाम है कोचीन एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट। अगला है, हाउ आर द यंग ट्रीज लुकिंग।
कमला दास ने लिखा है कि मैं और मेरी माँ कार से जा रहे थे, खिड़की से बाहर जब मैंने नज़ारा देखा तो छोटे छोटे पेड़, हाँ, जो नए नए पेड़ थे वो भागते हुए नजर आ रहे थे। तो भागते हुए जो कि स्वाभाविक नज़ारा होता है, भागते हुए का मतलब क्या हुआ, तेजी से भागते हुए, उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्प्रिंटिंग। तो जो छोटे छोटे पेड़ थे वो क्या कर रहे थे, स्प्रिंट कर रहे थे, भाग रहे थे तेजी से। अगला है, who won the Nobel Prize for Literature in 1971? 1971 में किनको नोबेल पुरस्कार मिला था? लास्ट वाला पाब्लो नेरुदा, कीपिंग क्वाइट के जो पोएट हैं वो, पाब्लो नेरुदा को 1971 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में कितने लेवल है? तो दो ही लेवल है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। थर्ड लेवल तो कंप्लीटली वो फिक्शन था, इमेजिनेशन था, किसका, चार्ली का। तो केवल दो ही लेवल है, फर्स्ट लेवल एंड द सेकंड लेवल। आगे है, हाउ ओल्ड इज चार्ली? चार्ली की उम्र क्या है, कितने साल का है चार्ली? चार्ली है 31 साल का। थर्ड लेवल का ये सारा क्वेश्चन है। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ चार्लीज वाइफ? चार्ली के पत्नी का नाम क्या है? लुइसा। लुइसा, उसके पत्नी का नाम लुइसा है। अगला देखते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर दैट चार्ली बॉट ऑन द थर्ड लेवल? याद है, थर्ड लेवल में उसने, चार्ली ने एक अखबार खरीदा टू मेक श्योर दैट ही हैड रियली गॉन इनटू अ यूनिक वर्ल्ड that was very unexpected for him. He had never expected to reach over there. So, to make sure that he was at least 100 years before his time, वह अपने समय से 100 साल पहले, यानी है 1994 का, और उस अखबार में जब वो डेट पढ़ता है तो वो क्या पढ़ता है, 11 जून 1894, यानी पक्का जिस दिन गया है उससे 100 साल पुरानी दुनिया में वो चला गया है। और जो अखबार खरीदता है उस अखबार का पब्लिकेशन, उसका प्रकाशन कब का बंद हो चुका था, लेकिन उस स्टेशन पर वही अखबार बिक रहा था। यानी ये दर्शा रहा था कि वो वाकई एक अनोखी दुनिया में चला गया है। उस अखबार का नाम है द वर्ल्ड, जो अखबार वो खरीदता है। अगला है, हाउ मच मनी डिड चार्ली विड्रॉ फ्रॉम द बैंक? वो जब थर्ड लेवल में जाता है तो उसको एहसास होता है कि वहां पर नए जमाने, क्योंकि 100 साल पुरानी दुनिया थी तो नए जमाने का पैसा चलेगा नहीं, तो वो बैंक जाता है और अपना कुल जमा पूंजी जो $300 है वो निकाल लेता है और लगभग $225 पुराने जमाने वाला सिक्का वो खरीदता है। तो उसने जो पैसा निकाला बैंक से वो कितना था, $300, डी नंबर। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर हु आर एनिमीज? एस्ट्रोलॉजर को हम लोग हिंदी में कहते हैं ज्योतिषी। तो ज्योतिषी ने किसको बताया था कि इन दोनों के बीच में दुश्मनी का नाता रहता है, दोनों के बीच का रिश्ता क्या होता है, दुश्मनों वाला होता है। तो वो है कौन, बुल एंड टाइगर। आपने सुना होगा घर में लोग बाघ भैंसे की लड़ाई कहते हैं, तो इन दोनों का रिश्ता भी ऐसे ही है। इसीलिए ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया था कि चूंकि इसका जन्म वृषभ राशि में हुआ है, वृषभ देखोगे कभी राशि वाला देखते हो तो उसमें देखना वृषभ, और कहा कि वृषभ राशि में जो पैदा होते हैं उनकी दुश्मनी हमेशा टाइगर से होती है, इसलिए टाइगर किंग की अगर मौत भी होगी तो टाइगर से ही होगी। और बुल और टाइगर एक दूसरे के क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइगर्स डिड द टाइगर किंग किल इन हिज स्टेट? टाइगर किंग ने अपने राज्य में कितने टाइगर्स मार लिए थे? यद्यपि उसने टोटल टाइगर मारा था 99, लेकिन 70 टाइगर उसने अपने राज्य में मारा था और 29 टाइगर्स उसने कहाँ मारे थे, अपने ससुराल में। तो उसके कुल संख्या जो उसने मारा था अपने राज्य में वो थी 70, बी नंबर। तो वो ऑब्जेक्टिव, इसको आज रिवीजन कर लेना अच्छा से, पहले अटेम्प्ट लीजिएगा खुद से, जब आपको ना देख करके अपने से अटेम्प्ट लोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, इसका जो मूल सेक्शन है उसको हम भेज दे रहे हैं, और उसके बाद आज का जो रिवीजन करने के लिए, यानी कि आज से कल तक में उसको तैयार करो, वो है एक नोटिस
नोटिस आप देख रहे हो, यू आर अतुल कुमार, द सेक्रेटरी, लिटरेरी सोसाइटी ऑफ योर स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, धनबाद. योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कॉम्पिटिशन. राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट. आपका स्कूल एक डिबेट कंपटीशन करने वाला है. इसको लेकर के आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है. ये वाला नोटिस आप अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छा से इसकी तैयारी करो और बार बार करें. जो ये हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको तैयार करते जाओ. एग्जामिनेशन के लिए वो VBI है, उसको आप अच्छे से देख लोगे. बस इतना ही, ज्यादा तो आपसे बातें करनी नहीं. आपका समय भी बहुत मूल्यवान है. अपने समय के वैल्यू को पहचानो और जो रिवीजन जा रहा है उसको अच्छा से रिवाइज करो. जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उन क्वेश्चंस को आप तैयार करो. थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.